हे गाइस, वेलकम टू टुडेज इन्फॉर्मेटिव सेशन जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। स्पेशली जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, इंट्राडे में आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है या एफएनओ के अंदर प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है, तो उन सभी सिनेरियोज में टैक्स के प्रोविज़न किस तरीके से अप्लाई होते हैं और किस तरीके से आपको कंप्लीट आईटीआर फाइलिंग करनी होती है, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए सर, सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि रेट क्या होता है यहाँ पर, टैक्स रेट। क्योंकि स्पेशल रेट लगते हैं जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर, तब इनकम टैक्स के अंदर स्पेशल रेट अप्लाई होते हैं। तो जो नॉर्मल स्लैब रेट्स होते हैं वो आपके यहाँ पर नहीं लगते हैं, स्पेशल रेट जो होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। तो वो रेट क्या होते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम रेट्स की बात करें, अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर अगर आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर का मतलब आपका वही काम है, आपका जो स्टॉक है, जो शेयर्स हैं, उसको आप अपनी बुक्स में एज अ स्टॉक एंड ट्रेड अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका वही काम है। फिर चाहे आपको लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, वो सारा आपके एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा काउंट किया जाता है। और उस केस में इनकम टैक्स का एक हेड होता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। उसके अंदर तो नॉर्मल स्लैब अप्लाई होता है, तो पीजीबीपी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो है रेट वो अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, जैसे 90%, 80%, 90% इंडिया में जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं, जहां पे वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और कभी कभार इंट्राडे कर लिया, कभी कभार कोई एफएनओ की ट्रांजैक्शन कर ली। अगर आप कभी कभार कर रहे हैं एफएनओ और इंट्राडे, तो उससे आप एक ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। एक मिसकंसेप्शन ये भी आता है, सर मैंने तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शन एफएनओ की कर ली या थोड़ी सी इंट्राडे की ट्रांजैक्शन कर ली, क्या मैं एक ट्रेडर हूँ? आंसर इज नो, यू आर नॉट अ ट्रेडर। आप तभी भी इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ही कवर किए जाएंगे और इंडिया में 90% लोग जो होते हैं वो इसी के अंदर फॉल होते हैं। इस केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड आपके अदर सोर्सेज के अंदर उसको टैक्स किया जाता है और अदर सोर्सेज के अंदर आपको डिविडेंड की इनकम को इंक्लूड करना होता है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जितने भी आपकी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपके एआईएस में भी रिपोर्ट होती हैं। आजकल एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, वो रिपोर्ट की जाती है। तो जो डिविडेंड की इनकम है वो भी आपकी वहाँ पर रिपोर्ट होती है, प्लस जो शेयर मार्केट में आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो भी आपकी रिपोर्ट होती हैं एआईएस में। ये चीज़ भी देखी गई है। काफ़ी बार टैक्स पेयर काम तो करते हैं शेयर मार्केट में, बट अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, जिससे बाद में उनको नोटिस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपने शेयर मार्केट में काम किया है तो वो सारी इनकम आपको रिपोर्ट करना अपनी आईटीआर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार लोग ये करते हैं कि सर मैंने तो थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस की थी, तो अगर मैं उनको रिपोर्ट ना करूं तो क्या चलेगा? आंसर इज नो, आपको अपनी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इवन तो आपने थोड़ी सी ट्रांजैक्शन की है, तब भी आपको करेक्ट आईटीआर फाइल करनी है और करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू ही काम करना है। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब आपको कैपिटल गेन अराइज होंगे। कैपिटल गेन अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो उस केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, इसको फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो ये डिटरमिन करता है कि वहाँ पर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे ना। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में रेट का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं वहाँ पर रेट हमारे डिफरेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट डिफरेंट रेट से टैक्स चार्ज करती है। अनलिस्टेड शेयर के केस में अगर आपने 24 मंथ से ज़्यादा अप टू 24 मंथ शेयर को हेल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, और अगर 24 मंथ से ज़्यादा हेल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जो रेट लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लगेगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाएगा। और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% रेट यहाँ चार्ज किया जाएगा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दे दिया जाता है अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ना ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके वो शेयर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कि आप ट्रेड करते हैं डिफरेंट ब्रोकर के थ्रू, चाहे आप जीरोधा के थ्रू करें, एंजल वन के थ्रू करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप लिस्टेड शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सभी जितने भी शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स हैं,
तो उसमें जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है वो 12 मंथ का देखा जाता है। 12 मंथ तक अगर आपने होल्ड करके रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और 12 मंथ से ज़्यादा अगर आपने होल्ड करके रखा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड शेयर तो वहाँ पर रेट लगता है 15%। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर हुआ है तो 1 लाख तक की आपको वहाँ पर छूट मिलती है। 1 लाख तक आपको वहाँ पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 1 लाख से ऊपर अगर वो चला जाता है अमाउंट, तो 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट होता है वहाँ पर आपको 10% टैक्स देना होता है, और विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पर आपको जो टैक्स देना होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको लिस्टेड शेयर्स के अंदर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिविडेंड सबका मैंने रेट चार्ट दिया हुआ है। ये पूरा रेट चार्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, लास्ट में डाउनलोड कर लेना। मैं सबका लिंक आपको एक बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी डाउनलोड करने के लिए मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझानी है। ठीक है, तो ये रेट्स हो गए इक्विटी शेयर्स के, म्यूचुअल फंड, डेट, गोल्ड, ये आप पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं टर्नओवर कैलकुलेशन की तरफ। टर्नओवर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब आप शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम 4 टाइप से अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन होती है इंट्राडे ट्रांजेक्शन। नाउ इंट्राडे ट्रांजेक्शन का मतलब आपने सेम डे बाई किया, सेम डे सेल किया, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रांजेक्शन। इंट्राडे ट्रांजेक्शन को हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ही बोला जाता है। इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं ले जा सकते, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं ले जा सकते। इंट्राडे ट्रांजेक्शन शैल ऑलवेज बी रिपोर्टेड अंडर बिजनेस इनकम, और वो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में जाएगी। यहाँ पर जो टर्नओवर रहेगा वो रहेगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिगर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रेड लेते हैं जिसमें आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, दूसरी ट्रेड लेते हैं जहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है, तो अगर आपकी टर्नओवर काउंट की जाएगी तो ये दोनों को ये जो लॉस है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लेंगे। तो एब्सोल्यूट ये 20 हो जाएगा, और 50 तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ही है। 50 + 20 दैट इज 70 रुपीज़ इज योर टर्नओवर। तो इस तरीके से आप इंट्राडे वाले केस में टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वाले केस में आपको किस तरीके से करना होता है? फ्यूचर वाले केस में सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिगर, स्पेलिंग एरर को इग्नोर कीजिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम जैसा इंट्राडे में कैलकुलेशन होती है टर्नओवर की, उसी तरीके से फ्यूचर में भी कैलकुलेशन होती है। ऑप्शन के अंदर भी अब इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है। पहले इसके अंदर एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती थी, लेकिन अब जो है ऑप्शंस के अंदर भी आपको सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिगर लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप डिलीवरी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डिलीवरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है आपने आज शेयर बाय किया, आप 2 महीने बाद उसको सेल कर रहे हैं, या आज आपने बाय किया 2 दिन बाद उसको सेल कर रहे हैं। तो डिलीवरी के अंदर अगर आप कोई भी शेयर्स लेते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो अगर वो लॉन्ग टर्म है, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा, तो इस केस में जो है वो उसको हम टर्नओवर नहीं बोलते, उसको बोला जाता है ग्रॉस रिसीट्स बोली जाती हैं, और वो जो ग्रॉस कंसिडरेशन बेसिकली उसको बोला जाता है। और वो जो पूरी अमाउंट होती है, यहाँ पर हमको पूरा अमाउंट लेके चलना है कि टोटल कितना सेल हुआ, टोटल कितना बाय हुआ, जो डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो डिलीवरी वाले केस में थोड़ा अलग तरीके से काम होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, सो टेंशन नहीं लेनी। आपको मैं आज जीरोधा और एंजल वन का दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हम बहुत सारे ब्रोकर का जो है हम काम करते हैं। अगर आप फाइलिंग की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है हमारी सर्विसेज ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग की। चलिए मूविंग फर्दर, लॉसेस की बात करते हैं। लॉसेस किस तरीके से एडजस्ट होते हैं, ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द आईटीआर फाइलिंग। डायरेक्ट मैं जंप ऑन करवा दूंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सो अगर मैं लॉस की बात करूँ, अगर इंट्राडे में लॉस आपको हुआ है, इंट्राडे में अगर आपको लॉस होता है, इन दैट केस इंट्राडे का लॉस केवल इंट्राडे के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है और किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर आपका कोई इंट्राडे प्रॉफिट है ही नहीं, ओनली लॉस आपका जो एग्रीगेट बनता है वो लॉस ही बनता है इंट्राडे में, उस केस में जो अनएडजस्टेड लॉस होगा दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और उन नेक्स्ट 4 ईयर में जिस ईयर में भी आपको इंट्राडे प्रॉफिट होता है, उस ईयर के प्रॉफिट से, इंट्राडे प्रॉफिट से आप एडजस्ट करवा सकते हो इस लॉस को। लेकिन अगर 4 असेसमेंट ईयर तक, नेक्स्ट 4 ईयर तक अगर कोई इंट्राडे प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको कोई स्पेकुलेटिव इनकम आपकी नहीं होती है, तो ये जो लॉस है आपका ये लैप्स कर जाएगा। तो 4 ईयर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। मूविंग फर्दर, एफएनओ का जो लॉस है,
एफ का लॉस किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाता है। एफ का जो इनकम होती है बेसिकली उसको हम नॉर्मल बिजनेस इनकम के अंदर क्लासीफाई करते हैं। नॉर्मल बिजनेस इनकम में वो जाती है, तो वहाँ पर वो किसी भी हेड की इनकम से एडजस्ट हो सकती है एक्सेप्ट सैलरी। आपके सैलरी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा एफ का लॉस। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कई बार ITF फाइल करते टाइम जब आप देखते हैं तो वो आपका एडजस्ट नहीं होता, वो कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देयर इज़ अ प्रोविज़न इन इनकम टैक्स का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है जो ये बोलता है कि एफ का लॉस किसी भी हेड की इनकम से हो जाएगा। कैपिटल गेन की इनकम है वहाँ से हो जाएगा, अदर सोर्सेज की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा, बट वो सैलरी की इनकम से एडजस्ट नहीं होगा आपका वो वाला लॉस। ठीक है। और इसका जो अनएडजस्टेड लॉस है, मान लीजिए आपका किसी और हेड में कोई इनकम ही नहीं है, आपका जस्ट एफ.एन.ओ में लॉस है और कोई इनकम ही नहीं है करंट ईयर में, तो आपका ये लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये वाला जो लॉस होता है वो अप टू 8 ईयर तक आपका एफ.एन.ओ का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट बारी आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही एडजस्ट हो जाता है, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। दूसरे हेड की इनकम से भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं होता है। और अगर कोई अनएडजस्टेड लॉस रह जाता है तो वो 8 ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, बेसिकली लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है, वो तो आपके शॉर्ट टर्म गेन से भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर कोई अनएडजस्टेड लॉस आपका रह जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल वाला, तो वो अप टू 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले एक कंपटीशन शीट है। ये जितनी भी कंपटीशन शीट है और नोट्स हैं, ये अगर आपने हमारा प्रैक्टिकल कोर्स लिया हुआ है GST इनकम टैक्स TDS का या ITR वाला, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, जो कि आप वीडियो के लास्ट में जा करके देख लेना। मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए किस तरीके से पूरी कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट बहुत सिंपल है। आप पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। जैसे कि ये रिपोर्ट मैं आपको ज़ीरोदा की दिखा रहा हूँ, तो आप ज़ीरोदा के पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन कीजिए। कंसोल पे जाना है आपको, कंसोल पे जाके आप टैक्स P&L रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से एंजल वन के अंदर भी टैक्स P&L रिपोर्ट होगी या कैपिटल गेन की रिपोर्ट होगी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आएगा हर रिपोर्ट के अंदर, बट इवेंचुअली जो उसका क्रक्स है वो सेम ही निकलेगा। जैसे अगर मैं आपको पहले ज़ीरोदा की रिपोर्ट समझाऊं, तो ज़ीरोदा के अंदर नीचे आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, F&O, करेंसी, अलग अलग शीट यहाँ पर बाइफरकेट करके आपको मिल जाती हैं। इक्विटी के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट्स को समझा देता हूँ। तो इक्विटी के अंदर थोड़ा जूम इन करके अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपका पीरियड आ जाएगा, कौन से पीरियड का है। क्लाइंट ID वगैरह मैंने हाइड किया ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद आपका रियलाइज प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इंट्राडे में प्रॉफिट हमारा 0 है, इंट्राडे में कोई काम नहीं किया हमने ज़ीरोदा के अंदर, तो 0 है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमारा 11,073 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट में माइनस है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है हमारे। अब अगर मैं आपको ये वाली चीज़ नहीं बताता, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे एडजस्ट होता है, तो शायद आप यहाँ पर गलती कर जाते। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को देखेंगे कैसे ये काम करता है। उसके बाद में काफ़ी सारे हमारे चार्जेस होते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, सेबी टर्नओवर फीस है, IPFT एक्सचेंज चार्जेस है, और भी काफ़ी सारे चार्जेस हैं। अदर डेबिट एंड क्रेडिट्स भी होते हैं। अदर डेबिट एंड क्रेडिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका DP चार्जेस होते हैं और AMC चार्जेस होते हैं डीमैट अकाउंट के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम आती है तो कैपिटल गेन इनकम में आप STT चार्ज नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर बिजनेस के अंदर आपका ये जाता है, जैसे इंट्राडे ट्रांजैक्शंस अगर आपकी होती हैं, तो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के केस में आप जो है STT को भी काउंट कर पाएंगे, STT को भी एज एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेंगे इंट्राडे की ट्रांजैक्शंस। इंट्राडे में हमारे केस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर आपके केस में है तो यहाँ पे आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की रिपोर्ट देन आपको मिलती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड में ये क्वांटिटी आएगी, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू। आप एक काम कीजिए, बाय वैल्यू का सम कर लीजिए एंड सेल वैल्यू का सम कर लीजिए, बिकॉज हमको कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रियलाइज प्रॉफिट का भी आप सम कर सकते हैं, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी द टर्नओवर, तो यहाँ पे टर्नओवर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड होते हैं ये कैपिटल गेन में जाते हैं। तो कैपिटल गेन में तो हमको टोटल वैल्यू की ज़रूरत होती है, दैट मीन इसकी ज़रूरत है और इस सेल वैल्यू और बाय वैल्यू की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर
जो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताई थी प्लस माइनस वाली, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरडे होता तो उसमें निकालेंगे हम। अभी एफएनओ का मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी हम निकालेंगे। उसी तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड यहाँ पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेड आपके यहाँ रिपोर्ट हो जाएंगे। इसकी बाय वैल्यू और सेल वैल्यू को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। मज़े की बात देखो, लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होते हैं, लेकिन इस क्लाइंट का अगर आप देखोगे ना, लॉन्ग टर्म में इसको लॉस हुआ है और शॉर्ट टर्म में फिर भी इसने अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया 11,000 का। शॉर्ट टर्म में लॉस खा के बैठा है। वाह भाई वाह। चलो नेवरदलेस हाँ, रियलाइज पीएनएल का भी सम कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो ये इसका सम आ जाएगा, राइट। उसके बाद म्यूचुअल फंड और एफएनओ में हमारे केस में तो कुछ है नहीं। आपके केस में अगर म्यूचुअल फंड एफएनओ में ज़ीरोदा में आता है तो उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे केस में जो एफएनओ है वो दूसरी रिपोर्ट में है, एंजल वन वाली में। तो एंजल वन वाली रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। एंजल वन में बेसिकली जो क्लाइंट है, एंजल वन में एफएनओ का काम करता है और ज़ीरोदा के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है, इंटरडे नहीं करता है। तो इस तरीके से है। सो दिस इज़ कंप्लीट समरी। अगर आप यहाँ पर समरी, इस वाली समरी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टोटल समरी भी मिल जाएगी। तो इस समरी में आप देख सकते हैं कि आपका पीएनएल समरी जो है पूरे ईयर की, टोटल टैक्सेबल पीएनएल कितना है आपका, नेगेटिव ही आ रहा है यहाँ पर। ऑप्शंस की टर्नओवर यहाँ पर 52,694 की आ रही है। टोटल चार्जेस ये आ रहे हैं, एसटीटी टोटल इतना आ रहा है। तो इसकी रिपोर्ट थोड़ी देखो, दोनों सबकी रिपोर्ट जो है वो अलग अलग होगी। एंजल वन की अलग है, ज़ीरोदा की अलग है। आपको लेकिन अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर इक्विटी बॉन्ड में देखोगे तो इक्विटी में इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। इक्विटी में एंजल वन पे क्लाइंट ने कोई काम नहीं किया, लेकिन डेरिवेटिव में यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड आपको दिख जाएंगे। डेरिवेटिव में आपको ये रहा नॉन स्पेकुलेटिव पीएनएल आपको ऑप्शंस और फ्यूचर में मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर काफ़ी काम किया है क्लाइंट ने, आपको ऑप्शंस के अंदर काफ़ी सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। अब ऑप्शन के अंदर आपको टर्नओवर निकालनी होती है, उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पर। ऑप्शंस के अंदर आपको चाहिए सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फिगर, इसकी टर्नओवर निकालने के लिए। सो टर्नओवर कैसे निकाली जाएगी? वैसे हमको टर्नओवर इन्होंने निकाल के दिया है, एंजल वन वाले तो बहुत ही भले मानुस निकले रहे, इन्होंने टर्नओवर निकाल के दे दिया है। बट फिर भी अगर आपको निकालनी है तो किस तरीके से आप यहाँ पर टर्नओवर निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आप एक काम करो, जो आपका सेल वैल्यू है, ये रही सेल वैल्यू, इसमें से आप माइनस कर दीजिए बाय वैल्यू को एंड ये फिगर आ जाएगी। एंड लास्ट तक इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें काफ़ी फिगर माइनस की हैं, तो माइनस की फिगर को हटाने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाएँ। ABS का फॉर्मूला होता है एक एक्सेल में, जो कि आप इस पर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो ये आपका टोटल आ जाएगा। तो ये सारी फिगर्स हमारी जो है यहाँ पर मैच हो ही रही हैं। मैं अगर मैच करना चाहूँ तो एक और फॉर्मूला पुट करके मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, तो मेरी सारी फिगर 0 ही आनी चाहिए। 1 पैसे का डिफरेंस है, दैट इज़ ओके, 1 पैसा तो चल जाएगा। बाकी मेरा 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरी सारी कैलकुलेशन इन्होंने दी हुई है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे ब्रोकर ऐसा होता है ना कि ये कैलकुलेशन टर्नओवर को निकाल के नहीं देते, तब हमको ये मैनुअली निकालनी होती है। तो मैनुअली इस तरीके से आप टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो एफएनओ के केस में। सो इसका टोटल आप करोगे तो टोटल टर्नओवर ये हमारी आ रही है यहाँ पर 52,694 जो है ये हमारी टर्नओवर आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट है? टैक्सेबल पीएनएल जो है वो 89.1 आ रहा है। सो टैक्सेबल पीएनएल में इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में हमको एक चीज़ मेक श्योर मैं करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी टैक्स की कैलकुलेशन में जो हमारे बाकी सारे खर्चे हैं वो भी इंक्लूड कर दिए हैं देखिए। बिकॉज हमारा, अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो हमारा जो लॉस है वो 17.25 का तो हमको लॉस हुआ है। 17.25 माइनस 71.5 के हमारा टोटल चार्जेस स्टैट्यूटरी लेवीज वगैरह मिला करके हैं। और एसटीटी भी हमारा अलाउ हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एसटीटी इंक्लूड किया है नहीं कि एसटीटी भी इंक्लूड कर दिया। तो टोटल लॉस हमारा जो है वो 89.1 का लॉस इस वाले ट्रेड में हुआ। और नीचे तक अगर आप देखेंगे तो 9700 के अप्रॉक्स जो है ये हमको टोटल लॉस हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली जो है वो ये है कि ये जो ट्रेड्स हैं ना, इन सब में मेरे स्टैट्यूटरी लेवीज और एसटीटी को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ज़ीरोदा की रिटर्न आपको दिखाऊं ना, ज़ीरोदा के अंदर अगर आप मेरा चेक करोगे तो इन्होंने सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू डायरेक्टली माइनस किया हुआ है। बट ये जो ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस, SGST, CGST में 0 लिखा हुआ है और ऊपर अलग से मुझको दिए हुए हैं ये वाले चार्जेस। सो अगर मैं इन ट्रांजेक्शन्स के लिए एलिजिबल हूँ, मैं इनकी डिडक्शंस अगर ले सकता हूँ, तो मुझे ज़ीरोदा में थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। अपने रियलाइज पीएनएल में से मेरे को सेपरेटली माइनस करनी होंगी ये सारी चीज़ें, अगर मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। ठीक है,
चलिए, तो रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी। 2 रिपोर्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब चलते हैं सीधा अपनी कंपटीशन की तरफ और इसको कंपटीशन में इंक्लूड कर लेते हैं, कैसे आपको ये कंपटीशन में डालना है, फिर आईटीआर फाइलिंग की तरफ चलेंगे। इसके अलावा सैलरी की इनकम है, उसको आप नॉर्मली रिपोर्ट कर लीजिएगा, वो मैंने अपनी अलग आईटीआर के वीडियो में ऑलरेडी शो किया हुआ। आज मैं खाली शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स पर जो है फोकस करने वाला हूँ। एक बैलेंस शीट भी आपको यहाँ चाहिए होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आईटीआर 3 फाइल करना हम सीखेंगे और आईटीआर 3 में रिपोर्ट डालेंगे। इसमें आपको एक बैलेंस शीट भी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको दे दूँगा, इसमें आप अपनी फिगर जो है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद में कैपिटल गेन, ये तो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। तो सबसे पहले आ जाइए पीएनएल की वर्किंग के ऊपर आ जाइए। पीएनएल वर्किंग में आप देखेंगे इंट्राडे ट्रांजैक्शन और एफएनओ ट्रांजैक्शन। इंट्राडे ट्रांजैक्शन मैंने वैसे किसी में की नहीं है। एफएनओ की ट्रांजैक्शन हमारे पास है। जीरोधा में क्या है हमारा, जीरोधा में कैपिटल गेन है ना, तो पहले जीरोधा का कैपिटल गेन ले लेते हैं। जीरोधा की रिपोर्ट हम टैक्स पीएनएल ओपन करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड हमको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड में सेल वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, इसको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये रहा जीरोधा के अंदर। एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रांसफर अदर देन एसटीटी। एसटीटी को छोड़ करके जो ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। एसटीटी हो गया, सेबी फीस है, ये सारे आपके ट्रांजैक्शन रिलेटेड चार्जेस ही होते हैं। बट ये जो टोटल चार्जेस हैं ये आपके दोनों के हैं। दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के भी इसमें से कुछ चार्जेस होंगे, कुछ चार्जेस आपके लॉन्ग टर्म ट्रेड के भी होंगे। मैं अभी थोड़ी देर में उसका बाइफर्केशन बता दूंगा कैसे आप करेंगे, ठीक है। नेट कंसिडरेशन आपका आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 54,460। अच्छा, बाय द वे, अगर आप ये एक्सपेंस को क्लेम नहीं भी करोगे तब भी मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज एक्सपेंसेस को अगर आप क्लेम करना मैंडेटरी नहीं होता। इनकम रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, एक्सपेंसेस क्लेम करना मैंडेटरी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस क्लेम नहीं करोगे टैक्स ज़्यादा बनेगा, गवर्नमेंट को आप ज़्यादा टैक्स दोगे तो उससे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। कम टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसका बाइफर्केशन आपको दिखाऊंगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाइए 54,460 है शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर। तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। अब निकाल लेते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफ़र। एक्सपेंसेस टू ट्रांसफ़र निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, पहले तो सम चाहिए होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। सम चाहिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये हमारे टोटल खर्चे हो गए 263 के, और उसके बाद 556 के हमारे अदर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट से रिलेटेड चार्जेस जो हैं वो होंगे। बट हम जो है यहाँ पर कौन कौन से खर्चे क्लेम कर सकते हैं, डीपी चार्जेस जो होते हैं उनको क्लेम कर सकते हैं, बट एएमसी को क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एएमटी तो जनरल चार्जेस हो गए, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चार्जेस नहीं होते आपके, तो एएमसी को हम क्लेम नहीं कर सकते। डीपी चार्जेस भी फिर आपको क्लेम करने के लिए यहाँ पर ना देखना पड़ेगा एक एक करके। मैं बताऊँ कैसे। जैसे आपका ये वाला है, हमने सेल किया था जेन SAR टेक। अब जेन SAR टेक पे डीपी चार्जेस हमको 15 रुपये 93 पैसे पड़े। तो आप यहाँ पे जेन SART लॉन्ग टर्म में है कि शॉर्ट टर्म में है, ये रहा। अब ये इसके अंदर है। अब एक एक करके बाइफरकेट करना मुझे कहीं से भी फिजिबल लगता नहीं है। यहाँ पर तो कम ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पर तो 500 ट्रांजेक्शन, हज़ार ट्रांजेक्शन्स भी हो जाती हैं। तो अगर आप क्लेम करना चाहते हो इसको तो आप एक एक करके बाइफरकेट कर लो। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है सो आप इस अमाउंट को स्किप भी कर सकते हो, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। बट ये चीज़ तो आप क्लेम कर ही सकते हो, जैसे 263 है। अब 263 को लेकिन आपको ये भी बहुत छोटा अमाउंट है, देखो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। छोटा अमाउंट एक्सपेंस का है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्किप करने के लिए। अगर इनकम है ना तो वो तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक्सपेंस है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लीनियंट हूँ कि आप इसको नहीं भी रिपोर्ट करोगे तो चलेगा। बट फिर भी अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो इसको फिर हम बाइफरकेट करेंगे। 263 ले लेते हैं टोटल, और 263 को बाइफरकेट कर लेते हैं, जो सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हमारी टोटल सेल कितनी है, शॉर्ट टर्म के अंदर इतनी सेल हुई है प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर इतनी सेल हुई है, ठीक है। सेल्स के रेशियो में इसको बाइफरकेट कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज़ टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय दिस इज़ टोटल और सेल मल्टीप्लाई बाय सेल ले लेते हैं हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड की। दिस मच इज़ द सेल, ये आ गया। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम इतना क्लेम करेंगे, लॉन्ग टर्म कैप गेन्स में हम जो भी बैलेंस बचता है उसको क्लेम कर लेंगे, माइनस इसको 178 कर दीजिए। 85 रुपीज़ हम लॉन्ग टर्म में कर लेंगे। 178 शॉर्ट टर्म में कर लेते हैं। कैलकुलेशन आप समझ गए मोटा मोटा किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, इस तरीके से आप कर सकते हो। बिकॉज जीरोधा वाले हमको इसमें से माइनस करके नहीं देते ट्रांजेक्शन वाइज। देखो किसी भी ट्रांजेक्शन में माइनस नहीं किया हुआ, बट हमारे चार्जेस तो हर ट्रांजेक्शन में लगते ही हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 0 आ जाएगी, तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे दिस माइनस दिस। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है।
अब टोटल में अलग से निकाल नहीं रहा, टोटल ये तब हमारा काम आता है जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, सब पे आपके अलग अलग प्रॉफिट आ रहे हैं, तब आप टोटल में उनको ऐड करके डालेंगे और ये आपको टोटल रिपोर्ट करना होता है ITR के अंदर। बिकॉज हमारे केस में खाली ज़ीरोदा पे ही हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किया है, तो हमको टोटल में डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, मैं चलो डाल के दिखा देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना आए। सॉरी, इस तरीके से आपका टोटल आ जाएगा, ये सम ऑफ दिस होगा, इस सब का सम होगा, राइट। मैं जूम इन करता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाओ इसको। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। सेल वैल्यू में आप कॉपी करके यहाँ पर ज़ीरोधा के अंदर पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिए, कंट्रोल ऑल्ट वी से। एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड जो है वो हम लेंगे 85 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किए थे। सो 85 यू कैन क्लेम एंड दिस माइनस दिस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज दिस, कॉपी करके यू कैन पेस्ट इट लाइक दिस एंड ये ज़ीरो आ जाएगा, दिस माइनस दिस, सो यू विल गेट 2025 का आपका इवेंचुअल लॉस आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कम था, 1940 का था, बट हमारे 85 रुपीज़ के अदर एक्सपेंसेस भी थे जिसकी वजह से हमारा टोटल लॉस जो हो गया वो 2025 का हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ का टोटल कर लीजिए तो आपका टोटल यहाँ पर लॉस आ जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट आप अपने एस्टिमेट के बेसिस पे भी बना सकते हैं और उसके बाद P&L पे आप जाएंगे तो ये P&L बनेगा हमारा, जो हमारा कौन सा था, एंजल वन के लिए हमारा ये बनेगा, बाकी सब में ज़ीरो आएगा। एंजल वन में इंट्राडे तो हमारा यहाँ भी नहीं है, FNO मिल जाएगा एंजल वन के अंदर। सो वी विल मूव ऑन टू एंजल वन। नाम बड़ा सही रखा है यार, एंजल वन। एंड एंजल वन में अगर आप टर्नओवर देखोगे तो टर्नओवर हमने हमारा निकाली हुई है 52,694। सो 52,694। सो हमारा जो लॉस है यहाँ पर विच इज़ 9738, उसके अंदर एसटीटी वगैरह वो सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ मैंने एसटीटी के एक्सपेंसेस भी शायद क्लेम कर लिए, मुझको वो रिमूव करने पड़ेंगे। जस्ट अ मिनट, मैंने जो ज़ीरोदा के अंदर किया था यहाँ एसटीटी भी इंक्लूड कर लिया था। वेयर इज़ एसटीटी? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहाँ है भाई? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सचेंज, ये रहा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 233 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया। एक्चुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप एसटीटी को क्लेम नहीं कर सकते, तो फिर तो मेरा एक्सपेंस बचेगा ही कितना बचा, 30 रुपीज़ क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। एसटीटी को क्लेम नहीं कर सकते, मुझे ज़ीरोदा में से उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये आप इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे हैं तो आप एसटीटी को क्लेम नहीं करेंगे, ये इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो मैं ठीक कर लेता हूँ। कैपिटल गेन में जो हमने उसके बाद 30 रुपीज़ बच रहा है, अब 30 रुपीज़ को क्या ही बांटूँ मैं, तो मैं ज़ीरो ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ ये एक्सपेंस, ठीक है। ओके, राइट। सो ये हो गया हमारा। अब आ जाइए, अब अपने पॉइंट पे आ जाते हैं जो हम P&L की वर्किंग कर रहे थे FNO की, ठीक है। FNO में 9738 ये माइनस में फिगर आएगी बिकॉज दिस इज़ लॉस, ये हमारा लॉस है, राइट। ये हो गया। बैलेंस शीट हमने एस्टिमेट बेसिस पे बना ली। कैपिटल गेन अदर सोर्सेज के अंदर यहाँ पर हमने AIS से अपनी डिटेल डाल ली। आप भी अपना AIS ज़रूर चेक कर लीजिएगा। AIS में अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको यहाँ रिपोर्ट कीजिएगा। प्लस AIS से ये सारी ट्रांजेक्शंस भी आपकी आ रही होंगी, ज़ीरोदा में कितना आपने सेल किया, कितना परचेज़ किया, उसको मैच मत करने के लिए जाना। अगर वो ट्रांजेक्शन आप मैच करने जाओगे अपने P&L रिपोर्ट से, वो मैच नहीं होती है, वहाँ पर वेरिएशन आता है। आप अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन प्रिपेयर कीजिए एंड इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल कीजिए। अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है तो वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिपोर्ट से वो चीज़ मैच होनी चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपका डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको अपने AIS से ही मैच करना है। उसके लिए आप इनकी रिपोर्ट्स मत चेक कीजिएगा, वैसे वो डिविडेंड तो आपका मैच भी हो जाता है। सो डिविडेंड के लिए आप इनकी रिपोर्ट नहीं, डिविडेंड के लिए आप जो AIS में डिविडेंड आ रहा है उसको यहाँ पर रिपोर्ट कीजिएगा और डिविडेंड जो है वो आपका मैच हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका मैच हो जाएगा, तो वहाँ से आप ये फिगर्स ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर सैलरी की इनकम है वो आप डालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो PGBP के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो PGBP के अंदर मेरा लॉस ही आ रहा है, एक्चुअली प्रॉफिट तो आएगा नहीं, ये लॉस आएगा,
राइट। और कैपिटल गेन के अंदर हमारा आइए, अब कैपिटल गेन में आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारा प्रॉफिट है 11,000 का और लॉस है 1940 का। तो मैंने आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी थी, लॉन्ग टर्म का लॉस केवल लॉन्ग टर्म के गेन से ही एडजस्ट होता है, वो शॉर्ट टर्म गेन से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये वाला लॉस हमारा इससे एडजस्ट नहीं हो पाएगा और हमारा जो यहाँ पर आएगा वो 11,073 आएगा। कॉम्पिटिशन में 11,073 हमको यहाँ पर लेना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की 49641, ये तो हमारा अदर सोर्सेज का टोटल आ गया होगा 49641। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल आ जाएगा, टोटल इनकम आपकी आ जाएगी और टोटल इनकम 50,980 हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी वगैरह इसको अभी हम चेक करेंगे पोर्टल पे, जब फाइल करेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से कंपटीशन प्रिपेयर होगी। देखिए केस टू केस हो सकता है चीज़ें वेरी हो जाए, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपका, अगर कोई टैक्स प्रोफेशनल है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर आपको ऑडिट का सिनेरियो भी देखना होता है कि क्या ऑडिट एप्लीकेबल होगा या ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज एफएनओ जो होता है वो बिजनेस इनकम होती है। जब भी बिजनेस इनकम की बात आती है और बिजनेस में अगर लॉसेज हो रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी आ सकती है। उसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो आपको चेक करनी होती हैं। आज के सेशन में मैं ऑडिट के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाला हुआ है कि ऑडिट अगर आपको चेक करना है, ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, काफ़ी सारी कंडीशंस आपको चेक करनी होती हैं। क्या आपने कभी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया, नहीं किया, 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं इन दैट सिनेरियो आपके लिए ऑडिट कराना भी मैंडेटरी हो जाता है। सो एक बार अपने टैक्स प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि सर क्या मुझे ऑडिट की ज़रूरत तो नहीं है। स्पेशली अगर लॉस हो रहा है तो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, कॉल करके कंसल्टेंसी बुक कर लीजिए। आईटीआर फाइल करवानी है आप हमसे, आईटीआर भी फाइल करवा सकते हैं। ठीक है सर, अब चलते हैं पोर्टल के ऊपर। सो इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है आपको, फाइल नाउ पे जाना है, ऑनलाइन मेथड से हम करेंगे, ITR 3 फाइलिंग हम करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू ITR 3 हम क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेरी और आती है कि सर की FNO की इनकम बिजनेस इनकम है, क्या हम इसको ITR 4 में नहीं दिखा सकते? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी इंटरडे ट्रांजेक्शन्स को या FNO की ट्रांजेक्शन्स को ITR में दिखाओ। ठीक है, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ITR 3 के अंदर दिखाओ, ITR 4 में उसको मत दिखाओ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिल्कुल भी मत दिखाओ। छोटी सी बैलेंस शीट प्रिपेयर करो एंड उसको अपनी ITR में शो कीजिए। ITR 3 के साथ में ITR 4 कभी मत फाइल करना, बिकॉज करंट ईयर में हो सकता है आपको प्रॉफिट है, लेकिन FNO और इंट्राडे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लॉसेज भी किसी साल हो सकता है। सो अगर लॉस होता है और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो आपके लिए फिर ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे ऑडिट की कंडीशंस आ जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ITR 3 के साथ में ही जाओ, वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ऐसी अच्छी अच्छी एडवाइस एक अच्छा प्रोफेशनली आपको दे सकता है। सो कंसल्ट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें देखो समझा सकता हूँ, लेकिन देखो हर केस सेम नहीं हो सकता है ना। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि FNO लॉस है, हो सकता है आपके केस में FNO प्रॉफिट हो, इंट्राडे लॉस हो सकता है इंट्राडे प्रॉफिट हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं चाह करके भी सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आपका सिमिलर केस है तो आप इस तरीके से काम कीजिए। अगर डिफर केस हो जाता है तो हो सकता है आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाए, हो सकता है कुछ और चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ जाए। ठीक है, जनरल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगी। इनकम के अंदर आप जाएंगे, सैलरी की शेड्यूल मैं फिल नहीं कर रहा, आपके केस में सैलरी तो आप सैलरी शेड्यूल नॉर्मली फिल कर लीजिए। मेरी ITR वाली 2 वीडियो देख लेना अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो। हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, कैपिटल गेन हम सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन 112A भी हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं इक्विटी शेयर वाले, वो इसके अंदर ही जाते हैं। उसके अलावा शेड्यूल VDA नहीं है, ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के लिए होता है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप चेक कीजिएगा। अदर सोर्सेज तो इनेबल रहेगा, उसके बाद स्पेशल रेट भी इनेबल रहेगा, बाकी आप जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस के अंदर जाएंगे तो बिजनेस के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें टिक रहने दीजिए। डेप्रिशिएशन में आप अनचेक कर दीजिए, डेप्रिशिएशन में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। डिडक्शंस आप हटा दीजिए, न्यू रिजीम में हम ITR फाइल करेंगे। टैक्सेस के अंदर आप रहने दीजिए सारी चीज़ें, अदर्स के अंदर भी आप रहने दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए, कंफर्म कीजिए, स्किप क्वेश्चंस करेंगे आप, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है आपको,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। फाइलिंग सेक्शन में आप जाएंगे, कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, उस ड्यू डेट क्या है इनकम टैक्स रिटर्न की। सो बेसिकली 3 ड्यू डेट है। 31 जुलाई जो होती है वो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होती है। 31 अक्टूबर अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं तब। अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और टीपी ऑडिट आपका होता है तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल नॉन ऑडिट केस 31 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग। ठीक है, 139(1) जब बिफोर ड्यू डेट आप ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। बेसिकली 115 BAC जो है वो न्यू टैक्स रिजीम का सेक्शन होता है। तो क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं? देखिए, असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम हो चुकी है। तो जो डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर आ रहा है वो न्यू टैक्स रिजीम ही आ रहा है। अगर ओल्ड रिजीम में आपको जाना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फॉर्म 10 IEA। उसका नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एंड तब आप यहाँ पर येस विद इन ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओल्ड रिजीम में आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। ओल्ड रिजीम में आप काफ़ी सारी डिडक्शंस को क्लेम कर पाएंगे लेकिन आपका टैक्स रेट जो है वो थोड़ा सा हायर हो जाता है। ठीक है, हम अभी ओल्ड रिजीम में नहीं फाइल करेंगे, न्यू रिजीम में ही ITR फाइल करेंगे, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा रेजिडेंट है। कंडीशन फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई है, 182 डेज से ज़्यादा हम इंडिया में रिजाइड किए हैं। उसके बाद में सेक्शन 115H एप्लीकेबल है, नो। पोर्टुगीज सिविल कोड गोवा के सिटीजन पर एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ पर हम नो करेंगे। जो असेसी है क्या वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वहाँ पर लोकेटेड है, तो आंसर इज़ नो। अगर आप वहाँ पर लोकेटेड हैं तो आप यस कर सकते हैं। क्या आप FPI हैं तो यहाँ पर भी नो है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बेसिकली तब एप्लीकेबल होता है जब 50 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड आपका बन रहा है। उस केस में आपको LEI नंबर पहले लेना है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी नो। डायरेक्टरशिप अगर किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हो तो येस करके उस कंपनी की डिटेल दीजिए। किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो तो येस करके उसकी डिटेल दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने हेल्ड किए हैं तो येस करके उसकी डिटेल्स दीजिए, अदरवाइज नो करके सेव कर दीजिए। ऑडिट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है, आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 44AA। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ ITR 3 जब आप फाइल कर रहे हो, नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर फाइल कर रहे हो, यहाँ पर येस ही रखिए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कीजिए। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपके सारी ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो ही जाती हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर, जस्ट आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी होती है। जो बैंक बैलेंस आप डालोगे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट से डालिएगा। जो बैलेंस है ना, जितना कैपिटल आपने लगाया शेयर मार्केट के अंदर, कितना आपके पास बचा। बहुत सिंपल सी बैलेंस शीट बनती है, ऐसा ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो स्टॉक आपके 31 मार्च 2024 को हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। कैश इन हैंड उस डेट को कितना था ये आप एस्टिमेट बेसिस पर डाल दीजिए, राउंड ऑफ फिगर करके। बैंक बैलेंस आपको अपना बैंक बैलेंस जितने भी बैंक हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस चेक कीजिए, कितना बैलेंस है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा काम करना होता है। उसके बाद क्या आप 44 ADAE में जाना चाहते हो? बेसिकली ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन है। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि जब आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप 44 ADAE में जाइए। यहाँ पर आप हमेशा नो रखिए अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो। वेदर ड्यूरिंग द ईयर आपकी टोटल टर्नओवर जो है वो कितनी है। अब टर्नओवर का मतलब यहाँ पर क्या, टर्नओवर का मतलब आप टोटल मत करने लग जाना। देखो, टर्नओवर आपको करनी है केवल FNO के केस में टर्नओवर देखिए, जो कि हमने अपनी कैलकुलेशन में भी डाली थी एक्चुअली। सो दिस इज़ द टर्नओवर 52,694। ठीक है, सो इस केस में हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल केस होगा वो होगा नो टर्नओवर। एक सेकेंड, हमारे ऊपर कौन सा होगा कि वेदर नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ये वाला केस ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आर यू लायबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? नो, वी आर नॉट लायबल, हमने चेक कर लिया है, बट आप इसके लिए एक बार अपने टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए अगर आपको भी लॉस हुआ है FNO में। तो अगर प्रॉफिट हुआ है आपको तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट के केस में कोई दिक्कत नहीं होती। लॉस के केस में आपको एक बार मेक श्योर करना है अपने टैक्स प्रोफेशनल से। उसके बाद आप यहाँ पे नो कर दीजिए एंड सारी चीज़ें नो रहने दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए। बैंक डिटेल एक बार अपनी चेक कीजिए एंड कंफर्म कर दीजिए। नाउ कंफर्म करने के बाद में आपको नेचर ऑफ बिजनेस में जाना है। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ तो मेरी ऑलरेडी पुरानी एक्टिविटीज़ हैं, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर ऐड डिटेल्स का आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप फाइनेंशियल या इन्वेस्टिंग कुछ भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। प्रोप्राइटर नेम, अगर आपने कोई फर्म का नाम रखा हुआ है तो नाम रख सकते हो, या फिर आप अपना नेम जो है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक फाइनेंशियल सर्विसेज भी आता है यहाँ पर, फाइनेंशियल हायर परचेज, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, या फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मोर्टगेज है, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं। मेरे को जो बेस्ट लगता है, देखो यही लगता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, तो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को ही सेलेक्ट कीजिए और अपनी डिटेल्स यहाँ पर दीजिए। ठीक है, शेयर मार्केट के लिए कोई और नॉर्मल बिजनेस करते हो तो उसका भी आपको यहाँ डिटेल ऐड करनी पड़ेगी।
उसके बाद में बैलेंस शीट की तरफ आप जाएंगे। बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड डालने हैं। सबसे पहले आपको प्रोप्राइटर कैपिटल, ये आप अपनी कंपटीशन में जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ से डाल सकते हो। 10 लाख की हमारी कैपिटल थी, 10 लाख की कैपिटल थी। और उसके बाद में सोर्सेज ऑफ फंड तो हो जाएगा हमारा। एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ हम जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड में डिटेल्स डालेंगे। असेट्स में तो कुछ नहीं डालना हमको, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस डालना। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम डालेंगे इक्विटी शेयर में शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कितनी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 7,50,360, 7,50,360। देन बैंक बैलेंस और कैश का बैलेंस आ जाएगा। करंट असेट्स के अंदर आएगा ये। कैश इन हैंड आपके पास जो है 1,230 एंड बैंक बैलेंस है 248,410। बैंक बैलेंस है 248,410, राइट। 10 लाख हमारा ये हो जाना चाहिए। 10 लाख हो गया है और मैच हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड आपके इक्वल होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ फंड से। देन हम इसको कंफर्म करेंगे एंड इसको ओके करेंगे। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना। अच्छा, एक चीज़ आती है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। इसको आप कंफर्म कर दीजिए एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका कितना है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है टर्नओवर आपका कितना है ना। सो यहाँ पर आप एडिट कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि आप खाली नेट प्रॉफिट को वहाँ पर रिपोर्ट करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये रिपोर्ट करो कि कितना आपका टर्नओवर है, उसमें से फिर कितना आपका एक्सपेंस हुआ, कितना फिर आपका प्रॉफिट बचा। तो जब आप एफएनओ के लिए काम करते हो, एफएनओ में आपको टर्नओवर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एफएनओ में प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका आया है वो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए कि इतना हमको यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा हमारे केस में। नीचे आप जाएंगे, आपको ना एक इसको पहले हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद नीचे 12 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे, 12 नंबर पॉइंट में आपको टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है कि कितना इंट्राडे की टर्नओवर है। तो इंट्राडे तो बेसिकली हमने किया नहीं है, सो ये यहाँ पर हमको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 12A जो है वो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है। पॉइंट नंबर 12B जो होता है ये कैलकुलेशन के अंदर कवर किया जाता है। इसके अंदर आपको अपनी वो इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि आपने PNL के अंदर ट्रांसफ़र की है, वो इनकम यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है। तो बेसिकली इंट्राडे हमारे केस में है नहीं। अगर आपके केस में इंट्राडे की कोई इनकम आती है जो आप PNL में डालोगे बेसिकली, तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। सो जिससे इससे होगा क्या ना, स्पेकुलेटिव वाली जो आपकी इनकम है उसको पोर्टल ऑटोमेटिकली अलग कर देगा, ठीक है। तो आपको मैनुअली वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमको ये चीज़ मैनुअली करनी होती थी, बट अब वो चीज़ मैनुअली नहीं होती। हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं कि इंट्राडे की इनकम हमारी इतनी है एंड वो इनकम अपने आप स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर चली जाती है और नॉर्मल इनकम हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। तो उसको बायफरकेट करने के लिए यहाँ पर हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अगर आपको इंट्राडे में काम करते हैं तो। इसको आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग हो गया, PNL अकाउंट हो जाएगा। PNL अकाउंट डेबिट में तो कुछ, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, डेबिट में आएगा। डेबिट के अंदर ये सारी चीज़ें तो हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। एंड लास्ट में अदर का एक ऑप्शन होगा। अदर एक्सपेंसेस में जा करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं FNO लॉस। सो FNO लॉस आपको जो हुआ है टोटल वो हुआ है 9738 का। 9738 का पॉजिटिव में ही डालिए, बिकॉज आप ये एक्सपेंस बुक कर रहे हो। तो एक्सपेंस बुक कर रहे हो इसका मतलब ये माइनस में ही जाएगी फिगर। एक्सपेंस जो होता है वो खर्चा जो है वो माइनस में ही जाता है, तो माइनस में नहीं डालनी आपको ये फिगर। आपको फिगर पॉजिटिव डालनी है। ऑटोमेटिकली जो डेबिट में आप डाल रहे हो इसका मतलब वो खर्चा माइनस ही होगा। देखो माइनस में आ ही गया वैसे ऑटोमेटिकली। 9738 इसको आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। सो आपका ये आ जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन पे आप जाइए। अदर इन्फॉर्मेशन तो वैसे जब आपका ऑडिट होता है तब ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप इसको कंफर्म कर दीजिए, जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद BP में आप जाएंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस में ऑटोमेटिकली वो फिगर आ जाती है। ये फिगर आती है जो टेबल नंबर 12 होती है, 12B जो होती है ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो शेड्यूल होता है वो, उसमें से ये फिगर आती है। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर मैनुअली डाल देते थे, अब मैनुअली नहीं डालना, ऑटोमेटिकली वो फिगर वहाँ से आ जाती है। यहाँ पे इंट्राडे वाली जो होती है ना, वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हो अब मैं क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अदर देन स्पेकुलेटिव जो होता है, देखो ये लिखा भी हुआ है, अदर देन स्पेकुलेटिव का मतलब होता है नॉर्मल बिजनेस की जो इनकम है, दिस वन नॉर्मल बिजनेस की इनकम 9738 लॉस है बेसिकली हमको। तो ये टोटल लॉस आ गया।
उसके बाद इसको आप कंफर्म करेंगे तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद में कैपिटल गेन का शेड्यूल हमको फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हम जो है फिल करेंगे, एक तो इक्विटी शेयर्स ये वाला सेक्शन 111A एंड दूसरा इक्विटी शेयर 112A। 112A जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और 111A जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर। इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आएगा आपका 111A शॉर्ट टर्म वाला, इस पर आप ऐड डिटेल पे क्लिक कीजिए, सेक्शन 111A आ जाएगा। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपनी कंपटीशन में हमको चलना पड़ेगा। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने हैं बताइए, 65534। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए 65534 और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 54460। 544 एक सेकेंड, यहाँ पे 54460 राइट। सो 11,074 11,073 74 ही आएगा वैसे, ठीक है। इसको आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद में 1112A यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हमको हुए हैं, यहाँ पे आपको शेड्यूल फिल करना होता है। शेड्यूल 112A, इस पे हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा अलग तरीके से काम होता है। यहाँ पे आपको ये बताना है सबसे पहले कि वो शेयर आपने कब एक्वायर किया। तो ये लास्ट ईयर की सारी, मतलब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये बाय कब किया आपने इस शेयर को। 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने बाई किया है तो आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग यहाँ करनी होती है। जैसे मैंने आपको, अगर मैं दिखाऊं कितनी स्क्रिप्ट थी हमारे केस में, जीरोधा के अंदर अगर आप देखोगे, सो लेट मी शो यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे ये है तो टोटल कितनी स्क्रिप्ट्स हैं, टोटल 7 स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। स्क्रिप्ट्स का मतलब हो गया कंपनी, कितने कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास, तो टोटल 7 कंपनीज के शेयर हैं लॉन्ग टर्म में। अगर ये सारे के सारे 7 स्क्रिप्ट्स जो हैं ये 31 क्या डेट बताई थी, 31 जनवरी 2018 से पहले मैंने बाय किए है ना, तो मुझको इन सभी शेयर्स की ना अलग अलग 7 बार ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिकॉज मैंने ये शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद में बाय किए हैं तो उस केस में मैं कंसोलिडेट बेसिस पे भी रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। तो ठीक है, जो मैंने कैलकुलेशन की है कंसोलिडेट बेसिस पे ही की है, 31,275 राइट। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 31,275। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इट इज़ 33,215 33,215। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस तो हमने ज़ीरो कुछ क्लेम किया नहीं है, तो हमारा लॉस आया बेसिकली यहाँ पे। इवेंचुअली लॉस बना है 1940 का राइट। इसको हम कंफर्म कर देंगे। ये वाला लॉस किससे एडजस्ट होगा, ये वाला लॉस ना ही इससे एडजस्ट होगा और किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। ये 1940 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। ये भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अदर सोर्सेज पे आ जाइए। अदर सोर्सेज के अंदर हमारी जो अदर सोर्सेज की इनकम है वो हम मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर हम ऐड डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड डाल देते हैं। सो डिविडेंड अदर देन सेकंड और डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, बेसिकली ये डीम डिविडेंड होता है। डीम डिविडेंड में आपको कुछ नहीं डालना, नॉर्मल डिविडेंड है आपका 25360 आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड क्वार्टरली ब्रेकअप के लिए बोल रहा है इफ़ द बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो साउट सम में बी क्लेम बाय मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन टेबल नंबर 10 इन एक्ट। ये मैं अभी बता देता हूँ किस चीज़ की दे रहा है। बेसिकली आपका ना एडवांस टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है, तो आपको ये बाइफर्केशन देना है कि जो डिविडेंड आपको मिला, अब ये डिविडेंड तो आपको अलग अलग टाइम पे मिला होगा, अलग अलग कंपनीज से मिला होगा, तो आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है किस क्वार्टर में कितना डिविडेंड मिला। अगर आप क्वार्टरली ब्रेकअप नहीं दोगे तो ये फर्स्ट वाले क्वार्टर के अंदर मान लेगा कि ये सारा डिविडेंड आपको फर्स्ट क्वार्टर में मिला है और फर्स्ट क्वार्टर से आपका जो एडवांस टैक्स का ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। सो इसको आप ऐड कर दीजिए। सबसे पहले इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड करनी है, एनी अदर इनकम। हाँ, यहाँ पे इसको ऐड अनदर करना पड़ेगा और इंटरेस्ट इनकम अपनी ऐड करनी पड़ेगी। सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट टोटल कितना मिला है मुझे 24,281। 24,281। एफडी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये 3 चीज़ें हैं राइट। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जो वो चीज़ बोल रहा था ना डिविडेंड वाली, वो आपको यहाँ मिलेगी पॉइंट नंबर 10 के अंदर, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल या रिसीट। यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड जो है वो इसने डाल दिया अप टू 5/6 तक। 5/6 मतलब 5/6/2023 हमारी ITR के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है कि जो डिविडेंड आपको जो मिला ना 25,360 का, ये इसने ऑटोमेटिकली कहाँ पर डाल दिया, फर्स्ट वाले क्वार्टर में डाल दिया, जिससे आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ना, अगर एडवांस टैक्स का कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो हायर साइड पर ही बनेगा। लास्ट ईयर तक ये चीज़ हमको मैनुअली करनी होती थी, तो मैं भी यही रिकमेंड
रिकमेंड करता था कि फर्स्ट वाले में डाल दो, गवर्नमेंट को देखो ज़्यादा पैसा दे दोगे थोड़ा सा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कम पैसा मत दो। तो इसीलिए मैं यही सेफ गार्ड के लिए यहीं पर सारा अमाउंट डलवाता था, बिकॉज क्वार्टर वाइज ब्रेकअप के लिए चीज़ें चेक करना कि किस मंथ में कितना किस किस का डिविडेंड मिला है, जब आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं तो काफ़ी टेक्निकल टास्क हो जाता है। फर्स्ट क्वार्टर में डाल दो, आप भी खुश, आपको भी ज़्यादा एफर्ट नहीं, और इंटरेस्ट का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता भी नहीं है। हमारे केस में तो इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, टैक्स ही नहीं बनेगा तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा। अगर आपके केस में इंटरेस्ट बनता भी है तो बहुत नॉमिनल सा होता है, इतना ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। फिर भी अगर करना चाहते हो इट इज़ योर कॉल, आप ये जो है इस डेट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए किस पीरियड में कितना इंटरेस्ट मिला और उसको बाइफरकेट कर दीजिए। टोटल आपका इतना ही होना चाहिए 25,360। गॉट द पॉइंट, परफेक्ट। मूविंग फर्दर, इसको कंफर्म कर देते हैं। अदर सोर्सेज हमारा हो गया है, और उसके बाद में CYLA, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। मेरी लास्ट ITR 3 वाली जो वीडियो थी वहाँ पे आपने बोला था कि सर कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को जरा डिटेल में समझाइए, कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को। अब यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन हुई थी, देखो हमको लॉस कहाँ हुआ है, हमको बिजनेस में लॉस हुआ है PGV में, ये नॉर्मल बिजनेस है। FNO का जो लॉस होता है वो नॉर्मल बिजनेस का लॉस बोला जाता है, स्पेकुलेटिव लॉस नहीं होता वो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी के अलावा किसी भी हेड से जो है वो एडजस्ट हो सकता है। सो यहाँ पर आप देखोगे 9738 का जो है ये लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस ऑफ द करंट ईयर, ये लिखा हुआ है। ये किससे एडजस्ट होगा, ये आपका लॉस आ गया। उसके बाद आप नीचे जाओ, नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट, इसमें से इसने क्या किया 97641 में से ये वाला लॉस यहाँ पर एडजस्ट करवा दिया। टोटल लेस लॉस जो कि सेट ऑफ हुआ वो कितना हुआ, 9738 का लॉस जो है वो मेरा सेट ऑफ हो गया। दिख रहा है ना, ये देखो इस वाले पॉइंट में दिख रहा है टोटल लॉस सेट ऑफ, कितना लॉस सेट ऑफ हुआ 9738 का। कहाँ सेट ऑफ हुआ है वो, ये सेट ऑफ हुआ, ये देखो 9738 किस में से सेट ऑफ हुआ, अदर सोर्सेज की इनकम थी ना मेरी 49641 की, उससे वो लॉस एडजस्ट हो गया। यानी मेरा जो ये वाला लॉस है ये अदर सोर्सेज की इनकम से एडजस्ट हो गया, सेट ऑफ हो गया है। वैसे टेक्निकल टर्म्स में उसको सेट ऑफ करना बोलते हैं, तो ये इससे सेट ऑफ हो गया है। तो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो अब कितनी बची होगी मुझे बताओ, इसमें से ये एडजस्ट हो गया ना, ये सेट ऑफ हो गया, कितनी बची होगी 39,903, ठीक है। ये ध्यान रखना इसको आप, 39,903 को, इसको हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद में BFLA शेड्यूल आता है, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर। तो बॉट फॉरवर्ड लॉसेज में अगर आपको कोई लॉस पिछले साल का है जो चलता हुआ आ रहा है, जिसको आपको करंट ईयर में एडजस्ट करवाना है, तब आप यहाँ पर बॉट फॉरवर्ड लॉसेज की डिटेल्स डालेंगे कि कितना बॉट फॉरवर्ड है। ये आपका होता है इनकम आफ्टर सेट ऑफ इफ एनी ऑफ करंट ईयर लॉसेज एज पर CYLA शेड्यूल। सो 11,074 का हमारा ये कैपिटल गेन यहाँ पर है। और नीचे जाएंगे, ये हमारी अदर सोर्सेज की इनकम जो बची हुई है, ये 39,903 मैंने बोला था ना, क्योंकि ये एडजस्ट होके इतनी ही बची है अदर सोर्सेज की इनकम, ये आ गई यहाँ पर। एंड इसको भी आपको जस्ट एक बार चेक करना है, एडिट आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये फिगर्स को एडिट कीजिए, बिकॉज आपकी फिर दिक्कत आ जाएगी प्रोसेसिंग में। ऑटोमेटिकली सही से काम करता है। इसको भी हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे जाना है CFL, यहाँ पर डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेज टू बी बॉट फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड, वो इसके अंदर आपके आएंगे। पास्ट ईयर के लॉसेज जिस भी ईयर के, जैसे 10-11 का लॉस है तो आप इस पर सेलेक्ट करके वो लॉस जो है वो यहाँ पर एडजस्ट करवा सकते हो, लास्ट ईयर के जो लॉसेज होते हैं वो। इसको आप कंप्यूट सेट ऑफ कर दो, हमारे कोई लॉस ऐसा एडजस्टमेंट वाला है नहीं, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद स्पेशल रेट इनकम है हमारी, स्पेशल रेट इनकम ये 11,000 की है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% रेट से चार्ज होते हैं, ये देखो 15%, 11,074, ठीक है। इसको नीचे आके आप कंफर्म कर दो, बस यही इनकम है हमारी स्पेशल रेट की, और कोई नहीं है। एंड उसके बाद में AMTC शेड्यूल आ गया, इसको जस्ट आपको कंफर्म करना होता है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। टोटल इनकम आपकी यहाँ पर आ जाएगी, टोटल इनकम 11,074 ये आया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 49,641 आपकी आई है। टोटल आपकी हेडवाइज इनकम कितनी आ गई 60,7155, जिसमें से लॉस कितना एडजस्ट हो गया 9738, तो 50,977, 50,976, ₹1 का डिफरेंस वो फ्रैक्शन की वजह से आ रहा है।
तो 50,977 हमारा टोटल आ जाएगा। और जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा वो कौन सा होगा? कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड भी मैंने आपको बताया था, बोलो यस। 1940 का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड भी होगा। ये रहा देखो, व्यू CFL शेड्यूल में ही हो गया था। ये 1940 का कौन सा लॉस है? अरे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं है जो मैंने आपको बताया था, ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है ही नहीं हमारे करंट ईयर में, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 ईयर तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 ईयर तक मैं इसको एडजस्ट करवा सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर, इसको आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में टोटल टैक्स पेड जितना भी है ये आप अपने AIS से चेक कीजिए। जितना भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसको आप अप्रोप्रिएटली यहाँ पर मेंशन कीजिए। सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या वो आपका TDS या TCS कलेक्ट हुआ है, जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर मैनुअली एंटर कीजिए एंड इसको कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी, टोटल टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब टैक्स की कैलकुलेशन जो होगी यहाँ पर वो स्पेशल रेट से होगी, तो स्पेशल रेट से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। 0 ही आ रहा है बेसिकली, कोई टैक्स यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो जितना भी टैक्स मैंने पे किया था कंपटीशन में भी हम 0 ही कर देते हैं, कोई टैक्स हमारा बन ही नहीं रहा है। सो यहाँ भी 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। और TDS जितना भी आपका अगर कोई TDS है, जैसे हमारे केस में इतना है, तो ये TDS का रिफंड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिटेल्स आ जाएंगी, आप नेम पर सेलेक्ट कर दीजिए एंड उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, अगर कोई एरर या इशू है तो वो शो कर देगा हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल है। वेरिफिकेशन पे जाएंगे, रिटर्न वेरीफाई करने के लिए आप OTP सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सो गाइस ये पूरा प्रोसेस होता है रिटर्न फाइल करने का। बहुत सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी। हमने सीखा किस तरीके से सेट ऑफ लॉसेस जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं जब आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। हमने ये समझा कि टर्नओवर की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, रेट क्या क्या होते हैं शेयर मार्केट की जो इनकम्स होती हैं इक्विटी शेयर के ऊपर, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में क्या रेट अप्लाई होते हैं। हमने एंजल 1 की कैलकुलेशन सीखी, एंजल 1 की शीट को समझा, हमने जीरोदा की शीट को समझा। इसके साथ साथ गाइज लास्ट तक आप रुके हो तो एक गिफ्ट लेकर के जाओ, एक फ्री ई बुक। ये फ्री ई बुक है जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 से अपडेट हो चुकी है। टैक्सेशन गाइड फॉर शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, बहुत डिटेल्ड ई बुक है। इसके अंदर टोटल 36 पेजेस की ये ई बुक है, जहाँ पर मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है, किस तरीके से पूरा काम होता है, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, स्पेशली शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन आ गया, टर्नओवर कैलकुलेशन, लॉस ट्रीटमेंट, FNO टर्नओवर, AIS और इस रिपोर्ट में डिफरेंस है, टैक्स कैलकुलेशन 111A 112A की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 नहीं 24 से अपडेट हो चुकी है और टैक्स हार्वेस्टिंग के प्रोविजंस भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। फ्री ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को और सब्सक्राइब कर दीजिए फिनटेक्स प्रो को। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं। साथ ही में अगर आप GST इनकम टैक्स TDS प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं या अपने स्टाफ को सिखाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, जहां पे मैं इसी तरीके की केस स्टडीज़, बहुत सारी केस स्टडीज़ डिस्कस करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्सेज का भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।